हेलो, गुड मॉर्निंग माय ओल्डर स्टूडेंट्स। मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो मैं यहाँ पे आपको बायो पढ़ा रही थी, तो काफ़ी दिन से आपकी क्लास नहीं आ पाई है। तो आज मैं ये सोच रही थी कि अभी अपन अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे कि एक टॉपिक जो है अपना फिजियोलॉजी जो है कंप्लीट हो चुका है, तो अपना एक टॉपिक 7 या 8 9 10 क्लास में ख़त्म होता है ना। अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक टॉपिक के लिए इतना टाइम लगाएं। तो मैं आपके लिए अभी फ़िलहाल या तो एक दिन में पूरा एक चैप्टर करा दूंगी या फिर 2 दिन में, है ना। तो आज अपन 1 डे 1 चैप्टर मतलब अब बहुत फास्ट रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। इस सीरीज़ के अंदर आपको मैं 2 महीने के अंदर कंप्लीट बायो का सिलेबस जो है एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। कंप्लीट एनसीईआरटी का रिवीजन आपको मैं यहाँ पे करा दूंगी, ठीक है। तो अभी मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाई है ना। उसमें एक टॉपिक के अंदर जैसे डाइजेशन पढ़ाया तो उसके 8 या 10 वीडियो हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया तो उसके भी 8 या 10 वीडियो है। ऐसे ही सारा जो ह्यूमन फिजियो है वो काफ़ी डिटेल में पढ़ाई है मैंने आपको, जिसके अंदर टोटल 60 कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर है। उसके अपने पास 60 वीडियोज़ हैं कम से कम, ठीक है। तो अभी लेकिन अगर अपन उस तरीके से, वो भी अपना थोड़ा फास्ट ही चल रहा था, लेकिन उसके अंदर मैं आपके लिए डेली क्लास नहीं ला पा रही थी। अब मैं ये आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन के अंदर मैं आपके लिए डेली क्लासेस लेके आऊँगी और इसमें आपको 1 डे 1 चैप्टर करा दूंगी मैं आपको, ठीक है। इससे अपना क्या फ़ायदा होगा, एक तो अपना जो रिवीजन है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा और दूसरा हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा चैप्टर जो है वो पढ़ने के बाद हम उसको एक बार में ही क्लियर कर सकते हैं पढ़ के, है ना। पढ़ लिया अपन ने और वीडियो से जब हम उसको रिवाइज करेंगे तो 1 घंटे का वीडियो होगा, 1 घंटे में आप उस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इवोल्यूशन आज अपना टॉपिक है, दिख रहा है क्या? ऊपर लिख दिया ज़्यादा। बेसिक बात तो अपने को इसके अंदर ये ध्यान रखने की, इवोल्यूशन में हमें पढ़ना क्या है। इवोल्यूशन के अंदर हम उन सभी चीज़ों की स्टडी करेंगे जिससे कि ये ब्रह्मांड जो यूनिवर्स बना है ये कैसे बना है, जो ह्यूमन बने हैं वो कैसे बने हैं, कोई भी प्लांट एनिमल कोई भी सेल, सबसे पहले अर्थ पे लाइफ कहाँ से आई, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी किया और क्या क्या हमारे पास इसके एविडेंस हैं, वो सभी हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, एक तरह से इवोल्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि अर्थ के ऊपर या फिर यूनिवर्स में अपने अर्थ पे जो लाइफ आई है वो कहाँ से आई है या फिर कैसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म दी हुई है एनसीईआरटी में, आप उनको याद रखना है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ है 20 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, याद रखना है आपको। ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग हुआ है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स जो है पहले वो पूरा ब्रह्मांड वो क्या है, वो एक आग का गोला था, ठीक है। और धीरे धीरे उसके अंदर क्या हुआ, महाविस्फोट। बैंग का मतलब क्या होता है, बिग का मतलब बड़ा, बैंग का मतलब होता है विस्फोट। तो उसके अंदर बड़े क्या हुए, ब्लास्ट हुए, विस्फोट हुए, जिसकी वजह से पृथ्वी कुछ उसका छोटा सा भाग टूट के अलग हो गया और वो क्या बना, वो अर्थ बना, ठीक है। मतलब यूनिवर्स जो है वो किससे बना, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग बना। और कब बना, 20 बिलियन ईयर अगो बना, ठीक है, 20 बिलियन साल पहले, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फिर अर्थ कब बनी, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ ये हुआ 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर हुआ फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ हमने कब देखा,
4 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, फिर फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल, फर्स्ट क्या है अपने पास पहले, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल, ये कब आया, 3 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, फिर फर्स्ट सेल कब आई, फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन कब हुआ, 2 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, मैच करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है ना। यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब देखने को मिला, कितने साल पहले देखने को मिला, है ना। फर्स्ट सेल कब बनी, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल कब बना, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, तो ये आपको याद रखना है सीक्वेंस वाइज, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब देखें अपन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अर्थ के ऊपर जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है उसकी कौन कौन सी थ्योरी है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने उसको किस किस तरीके से समझाया है, वो देखें। थ्योरी ऑफ ओरिजिन दिख रहा है क्या, हाँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो अपनी जो हिंदू माइथोलॉजी है उसको देखो। हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं कि जो लाइफ है, जो मनुष्य बने हैं वो कैसे बने हैं, वो मनु से बने हैं, है ना। पृथ्वी पे क्या हुआ, एक मनु नाम का आदमी था और एक लेडी थी जिसका नाम श्रद्धा था, उसकी वजह से उन दोनों की हम सभी संतानें, वो किनकी हैं, मनु और श्रद्धा की संतानें हैं। ठीक है, ये हिंदू माइथोलॉजी कहते हैं स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन। इसमें क्या बोलते हैं कि गॉड ने 6 डेज, कि भगवान ने 6 दिन के अंदर कंप्लीट लाइफ का जन्म कर दिया, है ना। प्लांट्स बना दिए, इंसान बना दिए, जानवर बना दिए, वो किसने बना दिए, भगवान ने बना दिए। ठीक है, जो कि बिल्कुल क्या है, बेसलेस है, इसका कोई भी बेस नहीं है। वैसे मैं बता रही हूँ आपको, एनसीईआरटी में लिखी हुई है इसलिए। ठीक है, क्या कहती है ये थ्योरी, लाइफ इज ओरिजिनेटेड, लाइफ इज क्रिएटेड, लिख लो, लाइफ इज क्रिएटेड बाय ए सुपर पावर। सुपर पावर कौन है, गॉड, है ना। कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, ये क्या कहते हैं, ये थ्योरी क्या कहती है, नो इवोल्यूशन, कोई इवोल्यूशन इसमें नहीं हुआ है। और गॉड ने 6 दिन के अंदर कंप्लीट अर्थ का फॉर्मेशन कर दिया। कंप्लीट जितनी भी डाइवर्सिटी बनी है अपने, अपन देखते हैं अर्थ पे जितनी भी डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, है ना, अनोखे अनोखे जानवर हैं, वो सभी 6 दिन में बना दिए भगवान ने। ठीक है, ये स्पेशल क्रिएशन कहती है। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ का फर्स्ट अपने को याद करना है, स्पेशल क्रिएशन की वजह से होती है। ठीक है, इतना हुआ। सेकेंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, एबायोजेनेसिस, सॉरी, पहले एबायोजेनेसिस पढ़ेंगे। सेकेंड थ्योरी कौन सी है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर ये क्या बोलती है, इस थ्योरी के अंदर क्या कहते हैं कि ये जो थ्योरी है ये किसकी वजह से हुई है, लाइफ इज ओरिजिनेटेड बाय, ओरिजिनेटेड लिख लो या क्रिएटेड लिख लो, लाइफ इज ओरिजिनेटेड बाय नॉन लिविंग थिंग्स। लाइफ जो है वो किससे बनी है, वो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी है। ये कौन कहती है, एबायोजेनेसिस कहती है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसी का नाम है एक स्पेशल नाम, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, इस बात को डिसअप्रूव किसने कर दिया,
डिसअप्रूव कर दिया इसको, ये गलत थ्योरी है कि लाइफ जो है वो लाइफ से ही आती है, ना कि किसी नॉन लिविंग थिंग से। इस बात को प्रूव किया किसने? लुईस पास्चर ने। और किसके थ्रू? स्वान नेक फ्लास्क। स्वान नेक फ्लास्क वाला जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था, उससे इसने प्रूव कर दिया कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से नहीं आती, लाइफ जो है लाइफ से ही आती है। लाइफ कम्स आउट फ्रॉम लाइफ। ओके, अब देखो इतनी बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? आगे चलें। थर्ड है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थर्ड क्या है? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी कहती है कि जो लाइफ है वो किससे आती है? लाइफ से ही आती है। ओमनिस अवम, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसा, याद रखना इसको ऐसे कैसे। ओमनिस विवम एक्स विवम लाइफ। इसका मतलब है कि लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। लाइफ जो है वो किससे आती है? लाइफ से ही लाइफ आती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? इस चीज को प्रूव किसने किया? प्रूव किया इस चीज को प्रूव्ड बाय कुछ साइंटिस्ट के नाम याद रखने आपको यहाँ पे। रेडी स्पेलेंजेनी, एंड एक साइंटिस्ट और थे इस पे, पास्चर, लुईस पास्चर। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइफ है वो लाइफ से ही लाइफ आई है। ठीक है, ये थ्योरी सही है कि जो लाइफ है वो कहाँ से आई है? किसी सेल से ही सेल का फॉर्मेशन होता है। कुत्ते का बच्चा है कुत्ते से ही पैदा होता है ना। इंसान का बच्चा इंसान से पैदा होता है। शेर का बच्चा शेर से पैदा होता है। तो ये थ्योरी वैसे सही है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि जो फर्स्ट सेल आई वो कहाँ से आई। फिर शेर के बच्चे से तो शेर पैदा हो गया, ठीक है, लेकिन शेर कहाँ से आया पहले? ये इस बात को प्रूव नहीं कर पाए। ठीक है, आगे चले। अगली थ्योरी है कॉस्मोजोइक थ्योरी। इसको केमिकल इवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगली कौन सी है? फोर्थ नंबर, कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक, ठीक है, कॉस्मोजोइक थ्योरी, इसको केमिकल इवोल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, केमिकल इवोल्यूशन। ये थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी सेल्स, जितने भी मतलब जो फर्स्ट सेल आई है वो कहाँ से आई है? वो केमिकल से आई है। जितने भी जैसे अपने CH4 है, NH2 है, इन सब की वजह से केमिकल इवोल्यूशन हुआ है पहले, उसके बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, ये बात कौन कहती है? ये कहती है कॉस्मोजोइक थ्योरी। सॉरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी केमिकल इवोल्यूशन नहीं है, ये है पेंस्पर्मिया। पेंस्पर्मिया ये क्या कहती है? लाइफ कम्स फ्रॉम आउटर सरफेस। कि लाइफ जो है वो कहाँ से आई है? अर्थ पे आउटर सरफेस से आई है। ब्रह्मांड से कोई स्पोर आया है और उस स्पोर ने यहाँ पे लाइफ का ओरिजिन कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगली है ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी। फिफ्थ और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी। ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी।
ठीक है, ये है मोस्ट एक्सेप्टेड। इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, ओपिनियन हेल्डन ने एक्सपेरिमेंट किया था। ये है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो मैंने गलत बोल दिया वहां पे, ये है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या बताया कि जो सबसे पहले गैसेस थी, गैसेस से फॉर्मेशन हुआ किसका, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बने, कुछ एमिनो एसिड्स बने और उसकी वजह से लाइफ का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो देखो, अब देखो इसके अंदर इसमें पहले ये बोलता है कि पहले जो है इवोल्यूशन के कुछ फेज थे इसके अंदर, ठीक है। पहले कैसा हुआ, एबायोजेनेसिस इवोल्यूशन हुआ। भाई एबायोजेनेसिस ही होगा शुरू में तो, है ना, केमिकल से हो रहा है। एबायोजेनेसिस हुआ फर्स्ट, एबायोजेनेसिस फर्स्ट एंड बायोजेनेसिस आफ्टर, बायोजेनेसिस देयर आफ्टर। पहले कैसा इवोल्यूशन हुआ, पहले इवोल्यूशन हुआ कैसा, एबायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग्स का इवोल्यूशन हुआ, और नॉन लिविंग थिंग्स से फिर कौन बने, बायोजेनेसिस मतलब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखो, इसने बताया कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन हॉट डाइल्यूट सूप। लाइफ का ओरिजिन जो है ना, वो जो बड़े बड़े महासागर है, जो समुद्र है, पानी है, पानी के ओशंस जो है, ओशंस के अंदर लाइफ का ओरिजिन हुआ है। तो उस ओशन को इसने क्या बोला है, हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर लाइफ का ओरिजिन हुआ है। बात समझ रहे हो इतनी? 1 मिनट, पेन में शाही कम है, 1 सेकंड रुको। देखो, इसने क्या बोला कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो कहाँ हुआ है, हॉट डाइल्यूट सूप में हुआ है, ठीक है। कौन सी थ्योरी है ये, ओपिनियन हेल्डेन की थ्योरी है, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है, इसको स्वीकार किया गया है, ठीक है। ये सही थ्योरी है, ठीक है, आज तक हम इसको सही मानते हैं, ठीक। इसके अंदर इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, देखो अभी मैं आपको बता देती हूँ, 1 सेकेंड। इसने एक्सपेरिमेंट किया, ओपिनियन हेल्डेन ने,
कौन कौन सी गैसेस ली इसने, CO2, H2, CH4 और NH3। ठीक है, इन गैसों को इसने लिया और इन सब पे क्या कराई, लाइटनिंग कराई, लाइट। ठीक है, लाइटनिंग से ये किस में चेंज हो गए, इसमें कुछ क्या बने, न्यूक्लियोटाइड बने, कुछ फैटी एसिड्स बने। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बने, कुछ फैटी एसिड्स बने और बायोमोलिक्यूल्स बने। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, पेन चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। कुछ क्या बने, बायोमोलिक्यूल्स बने। ये इससे बने बायो माइक्रो मोलिक्यूल। इससे बने बायो मैक्रो मोलिक्यूल। ठीक है, पहले माइक्रो बने फिर मैक्रो मोलिक्यूल्स बने। ठीक है, उसके बाद बने अपने प्रोटोबायंट, प्रोटोबायंट्स जिसको बोलते हैं अपन कोजरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर। ठीक है, इनका फॉर्मेशन हो और उसके बाद सेल का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ रहे हो? इसने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इसने बताया कि इसने ये गैसेस ली। ठीक है, इस पर लाइटनिंग कराई। इसने बताया पहले कि ये गैसें प्रेजेंट थी, फिर लाइटनिंग करी, लाइटनिंग हुई तो ये बने मॉलिक्यूल्स, ये बने हो सकते हैं। इनके बनने के बाद माइक्रो मॉलिक्यूल बने, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, फिर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बने, फिर प्रोटोबायंट्स बने और उसके बाद सेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ओपिनियन हल्डेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओपिनियन हल्डेन एक्सपेरिमेंट ठीक है, इसको बोलते हैं यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक, इसमें इसने क्या किया, इसने कौन कौन सी गैस ली, CH4 और NH2 और H2। इन गैसेस को लिया 2:1:2 के रेशियो में। ठीक है, फिर इसका इसने क्या किया, ये गैसेस लेने के बाद इसने इसको क्या किया, कंडेंस कराया। इन गैसेस लेके लाइटनिंग हुई इन पे, है ना, स्पार्कल केमिकल, यहाँ पे क्या कराया इसने, स्पार्कल कराया। ठीक है, स्पार्कल से यहाँ पे इसने फिर कंडेंसर लगा दिया, जिससे गैसेस क्या हो गई, कंडेंस्ड। इसने यहाँ पे क्या लगा दिया, कंडेंसर। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, कंडेंसर लगा दिया। फिर इसने देखा कितने दिन बाद में, आफ्टर 8 डेज, आफ्टर 8 डे, 8 दिन के बाद इसने क्या देखा कि यहाँ पे इसके पास कुछ क्या हो गए, कुछ एमिनो एसिड्स कलेक्ट हो गए। ठीक है, फिर इसने इस वाटर को वापस से क्या करा दिया इधर। ऐसा इसका कुछ एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे इसके पास एस्पार्टिक एसिड, एलानिन, ऐसे कुछ इसके पास क्या बने थे, यहाँ पे एमाइनो एसिड्स बने थे। ठीक है, कुछ क्या बने थे इसके पास, एमाइनो एसिड। उसका टेम्परेचर इसने कितना लिया, 8 डिग्री 100 सेल्सियस। ये बात याद रखना आप, टेम्परेचर से भी क्वेश्चन आता है। कुछ इसको क्या मिल गए, एमाइनो एसिड्स बन गए। अब एमाइनो एसिड से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से फिर RNA DNA बन जाते हैं, तो लाइफ बन जाती है ना। तो इसने क्या प्रूव किया कि यहाँ से अपने पास एमिनो एसिड आ जाते हैं और इससे ही लाइफ आगे बन गई। ठीक है, यहीं से लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे
कि सबसे पहले क्या बना फिर क्या बना, इस बेस पे अपन एक चार्ट बनाते हैं। एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट सेल कैसे बनती है। फर्स्ट सेल बन गई अपने पास, ठीक है। फर्स्ट सेल से फिर बनते हैं एनारोबिक हेटेरोट्रोप्स, एनारोबिक हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स बाद में बनेंगे, पहले कौन बनेंगे, हेटेरोट्रोप्स बनेंगे, ठीक है। फिर बनेंगे कीमो ऑटोट्रोप्स, जो केमिकल से अपना खाना खुद बना लेंगे, कीमो ऑटोट्रोप्स, ठीक है। कीमो ऑटोट्रोप्स केमिकल से बन गए। फिर बनेंगे एनॉक्सी, जो बिना ऑक्सीजन के अपना खाना बना लेंगे, एनॉक्सीजेनिक, ठीक है। फोटो ऑटोट्रोप्स, फिर बनेंगे ऑक्सीजेनिक, फोटो ऑटोट्रोप्स, ठीक है। इसके बाद यूकैरियोट्स बन जाएंगे। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखो इस सब के हमें इवोल्यूशन के एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन के एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। सबसे पहले तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, मतलब फर्स्ट फॉसिल्स। हमें क्या मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स के बेस पे हम पता लगाते हैं कि जो इवोल्यूशन है, फॉसिल्स हमें किस बात का सबूत देते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो डायरेक्शनल हुआ है, या फिर पहले कौन से जीव बने थे, उसके बाद कौन से जीव बने, उसके बाद कौन से, ये जो सीक्वेंस वाइज हमें बताता है, किसकी वजह से पता चलता है, हमें फॉसिल्स की वजह से पता चलता है, ठीक है। फॉसिल्स क्या होते हैं, प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमें जैसे कुछ भी मिलता है ना, जैसे बोन्स मिलती है, किसी के घोड़े की टांग मिलती है, कहीं डायनासोर्स का कुछ पार्ट मिलते हैं, तो उसके बेस पे वो क्या है, वो उनको बोलते हैं फॉसिल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसी में एक है मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर्स थे और बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स थे, ठीक है। भाई इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है, सबसे पहले फिशेस बनी है ना, फिशेस के बाद एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स और मैमल्स साथ बने, है ना। लेकिन ऐसे नहीं है कि फिशेस से सीधा एम्फीबिया बन गए, बीच के कुछ एनिमल्स जो थे वो बीच के भी बने थे। जैसे देखो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के कैरेक्टर, दोनों के कैरेक्टर थे इसके अंदर बीक थी, बीक, लेकिन उस बीक के अंदर टिथ भी थे, इसमें विंग्स थे, फेदर्स प्रेजेंट थे इसमें, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ रेप्टाइल्स के कैरेक्टर थे और कुछ किसके कैरेक्टर थे, कुछ बर्ड्स के कैरेक्टर थे, ठीक है। इतना समझ में आया। इसमें फिंगर्स जो थी, फिंगर्स प्रेजेंट थी, है ना, और क्लॉज भी थे, क्लॉ। बात क्लियर हुई। अगला एविडेंस है होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। अगला है होमोलॉगस
एंड एनालोगस। तो सबसे पहले होमोलोगस देखो। होमोलोगस किसको बोलते हैं? सिमिलर एनाटॉमी एंड डिफरेंट फंक्शन। सिमिलर एनाटॉमी एंड डिफरेंट फंक्शन। देखो होमोलोगस और एनालोगस से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ एग्जांपल देता है और पूछता है कि ये होमोलोगस है एनालोगस है, तो हमें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, याद करना पड़ता है एक एक। तो हमें क्या करना है, एनाटॉमी से हमें कोई मतलब नहीं है, हम फंक्शन देखेंगे। अगर फंक्शन सेम है तो वो क्या होगा, वो एनालोगस होगा। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंट है, फंक्शन पे जाना है अपने को, फंक्शन डिफरेंट है तो वो क्या होगा, होमोलोगस होगा। ठीक है। और एक बात और, जो भी अपने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अगर इंटरनल ऑर्गन्स के कंपैरिजन करा रहा है तो वो हमेशा क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं। बाकी जितने भी बच गए वो सारे कैसे हैं, एनालोगस है। ठीक है। सिमिलर एनाटॉमी और डिफरेंट फंक्शन, सॉरी। ये क्या इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। इनके जो एंसेस्टर थे वो क्या थे, कॉमन थे। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझते हो ना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी में देख लेना। एनालोगस बता दूं आपको, एनालोगस के अंदर एक बात याद रखना, एनालोगस जो है ना वो इवोल्यूशन का कोई भी सबूत नहीं देते, इवोल्यूशन का कोई भी एविडेंस नहीं देते हैं। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, डिफरेंट एनाटॉमी एंड सिमिलर फंक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलें। एक होता है अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है डार्विन फिंचेस। ठीक है, इसने इसका कहां पे स्टडी किया, गैलापागोस आइलैंड पर। आइलैंड का नाम याद रखना, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, और ये वहां पे कौन से जहाज से गया था, HMS बीगल। ठीक है, HMS बीगल जहाज से गया था। इसने क्या देखा कि कुछ क्या है, कुछ फिंचेस हैं जो कि पहले वो फिंचेस कैसी थी, वो सीड ईटर थी, सीड ईटर। ठीक है, फिर वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और वो अलग अलग टाइप की बन गई, एंटी ईटर बन गई, कोई कुछ खाने वाली बन गई, उनकी चोंच के अंदर डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो एक फिंच से बहुत सारी स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, इसी को बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, एक ये और एक कहाँ पे हुआ था, एक इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ठीक है, ये भी, इनमें भी क्या हुआ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, और ये कोई वॉम्बेट बन गया, है ना। ठीक है, कोई कोआला बन गया, तस्मानियन वुल्फ बन गया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसी के साथ साथ ही यहाँ पे एक हुआ प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। किसके अंदर हुआ, प्लेसेंटल मैमल्स, इसके अंदर भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, ऐसे। तो देखो ये तो डाइवर्जेंट हो रहा है, ये भी डाइवर्जेंट हो रहा है, लेकिन ये पास जा रहे हैं ना, ये वाला इवोल्यूशन इसको बोलता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, एनसीईआरटी में एडेप्टिव रेडिएशन की बड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको उसको याद करना है, एग्जाम में वो डेफिनेशन से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। आगे चलें।
बाकी क्लास कराऊंगी कल, अभी सिर्फ इतना ही। कल ये दो दिन में मैं ये क्लास आपको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ें और अपनी स्टडी को तैयारी करते रहे अच्छे से। थैंक यू सो मच। बहुत गर्मी है।